अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ प्रतीक और शब्दावली के बारे में बताया है। आइए उसके आगे हम जानते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी किसे कहते हैं, अर्थात होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है। तो हम इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जब एक ग्रुप को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या एलील समान हों, जैसे कि वो कैपिटल टी वाले हों या स्मॉल टी वाले हों, मतलब जब एक ग्रुप को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या एलील एक समान हो तो उसे हम समयुग्मजी या होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। लेकिन जब जोड़े के युग्म विकल्पियों के दोनों कारक अलग अलग हों तो उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लंबा पौधा है लेकिन उसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कारक है, तो ये क्या कहलाएगा? विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहलाएगा। अर्थात जब दोनों एलील समान हो तो समयुग्मजी या होमोजाइगस, और जब दोनों एलील या कारक अलग अलग हों इस तरह से, तो इसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रभावी और अप्रभावी या डोमिनेंट और रिसेसिव, ये क्या है? तो मेंडल ने अपने प्रयोग करते समय इन शब्दों का उपयोग किया था। उन्होंने देखा कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों में क्रॉस कराया जाता है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों में क्रॉस या संकरण, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों में क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक ही जनक या पेरेंट के लक्षण प्रकट होते हैं। जिस पेरेंट के लक्षण प्रकट होते हैं वो डोमिनेंट या प्रभावी होता है। जिसके लक्षण प्रकट होते हैं उसे ही हम डोमिनेंट या प्रभावी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रभावी और अप्रभावी क्या है। जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों में क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक ही जनक के लक्षण प्रकट होते हैं। जिसके लक्षण प्रकट होंगे वो प्रभावी या डोमिनेंट कहलाएगा, और जिसके लक्षण प्रकट नहीं होंगे वो रिसेसिव या अप्रभावी कहलाएगा। तो इसको हम फिर एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमने दो अलग अलग पेरेंट लिए हैं। एक पेरेंट के पास पहला पेरेंट P1 और दूसरा पेरेंट P2। अब पहला पेरेंट P1 मान लीजिए लाल फूल वाला पौधा है, ये मटर का लाल फूल वाला पौधा है, और दूसरा पेरेंट P2 ये मटर का सफ़ेद फूल वाला पौधा है। यानी क्या किया यहाँ पे हमने? दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे ले लिए। अब इनमें जब क्रॉस होता है तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा। इसमें दोनों युग्मक कैपिटल R वाले बनेंगे और इसमें दोनों युग्मक स्मॉल r वाले बनेंगे। जब इनके बीच संकरण होगा तो F1 पीढ़ी बनेगी। इसको हम F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन कहते हैं। इस F1 पीढ़ी के पास एक कैपिटल R और एक स्मॉल r वाला कारक होगा। लेकिन ये सारे के सारे फूल, देखिए ये जो पौधा है इसके जितने भी इसमें फ्लावर लगेंगे वो सारे लाल फ्लावर ही लगेंगे या लाल फूल ही लगेंगे। जबकि यहाँ हमने क्या देखा था? एक पेरेंट कैपिटल R वाला लाल फूल वाला था और एक पेरेंट जो है वो स्मॉल r यानी सफ़ेद फूल वाला था। लेकिन जब F1 पीढ़ी बनी तो ये
इसके पास कैपिटल आर कारक भी आया और स्मॉल आर कारक भी आया, परंतु सारे फूल कैसे बन रहे हैं? लाल फूल। यानी कैपिटल आर वाला कारक अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है और स्मॉल आर वाला कारक अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो प्रभावी क्या है? जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक ही जनक के लक्षण प्रकट होते हैं। जिसके लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी और जिसके नहीं होते हैं वो अप्रभावी। अर्थात ये जो P1 पौधा है लाल फूल वाला, यहाँ जिसके हमने जो चिन्ह कैपिटल आर से व्यक्त किए हैं, तो ये कैपिटल आर प्रभावी कारक हैं या प्रभावी जीन हैं और ये स्मॉल आर जो हैं वो अप्रभावी कारक या अप्रभावी जीन हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी कारक के लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी के लक्षण दब जाते हैं। तो जिसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं F1 पीढ़ी में वो प्रभावी कारक और जिसके लक्षण दब जा रहे हैं वो अप्रभावी कारक कहलाता है। और अप्रभावी कारक के लक्षण F1 पीढ़ी में जरूर दब गए हैं, परंतु ये F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो हमने ये प्रभावी और अप्रभावी के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बैक क्रॉस पढ़ाया था, तो अब हम बैक क्रॉस और साथ ही साथ टेस्ट क्रॉस क्या है ये पढ़ेंगे। तो बैक क्रॉस तो हम पढ़ चुके हैं। बैक क्रॉस में मैंने आपको बताया था ये बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बैक क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें F1 पीढ़ी का किसी भी पेरेंट या जनक के साथ क्रॉस यानी संकरण कराया जाता है। तो ये तो पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि बैक क्रॉस में हम F1 पीढ़ी का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। अब आज हम पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण क्या है? तो हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण वह संकरण है जिसमें F1 पीढ़ी का अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है या अज्ञात आनुवांशिक का अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है। मान लीजिए आप पढ़ चुके हैं कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस होता है तो ये जो F1 पीढ़ी बनती है इसके पास एक प्रभावी और एक अप्रभावी कारक होता है। इस F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे होते हैं? लंबे। अब अगर कैपिटल टी वाले पौधे हैं तो ये भी लंबे होंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे हैं तो ये भी लंबे होंगे। अब अगर आपको पता लगाना है कि ये पौधे की जीन की संरचना कैसी है, क्योंकि देखिए कैपिटल टी वाले हैं तो भी लंबे होंगे और एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाला है तो भी लंबे होंगे, तो हम टेस्ट क्रॉस के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पौधे जो कि देखने में लंबे दिखाई दे रहे हैं वास्तव में इनकी जीन की संरचना कैसी है। इनके जीन समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी। तो हम टेस्ट क्रॉस की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि F1 जनरेशन का अप्रभावी के साथ क्रॉस, या ये जो दोनों पौधे लंबे हैं तो अज्ञात आनुवांशिक लक्षण वाले पौधे का अप्रभावी के साथ क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो एक बार परिभाषा मैं लिख देती हूँ तो आप देख लें टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, ये हम टेस्ट क्रॉस की परिभाषा लिख रहे हैं, अज्ञात आनुवांशिक लक्षण वाले जीव का अप्रभावी के साथ संकरण या क्रॉस टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ
संकरण कहलाता है। तो एक बार हम फिर देख लें, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण क्या है? अज्ञात आनुवांशिक लक्षण वाले जीव का अप्रभावी के साथ संकरण या क्रॉस टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। अब हम इसको उदाहरण से देखें कि किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। तो हम एक कोई जीव है, मान लीजिए इसकी जीन की संरचना कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसका हमने किसके साथ क्रॉस करा दिया? अप्रभावी के साथ। जब अप्रभावी के साथ क्रॉस होगा, ये पौधे कैसे हैं? लंबे। अगर हमको मालूम नहीं है कि इनके पास जीन की संरचना कैसी है, तो अप्रभावी के साथ क्रॉस का रिजल्ट बता देगा कि इसकी जीन की संरचना कैसी है। अज्ञात आनुवांशिक लक्षण वाले जीव का अप्रभावी के साथ संकरण ही टेस्ट क्रॉस है। तो यहाँ पर किस तरह का रिजल्ट आएगा? यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये P1 पौधा था, ये P2। तो यहाँ दो प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और इसके सारे स्मॉल टी वाले युग्मक बने। तो यहाँ से जो F1 पीढ़ी बनेगी वो या तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली या स्मॉल टी वाली। यानी इस अज्ञात आनुवांशिक के साथ जब अप्रभावी का क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले यानी लंबे पौधे बनेंगे 50% और बौने पौधे भी बनेंगे 50%। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये लंबा पौधा इस तरह क्या रहा होगा, मान लीजिए उसके दोनों कारक कैसे रहे हों? समान रहे हों, तब ये अप्रभावी के साथ क्रॉस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है टेस्ट क्रॉस में, अज्ञात आनुवांशिक का हमेशा अप्रभावी के साथ संकरण कराना है। तो ये पहली बार में इसका इस अप्रभावी के साथ संकरण कराया, दूसरी बार इस तरह के लंबे पौधे का इन अप्रभावी के साथ संकरण कराया। तो यहाँ देखें ये युग्मक और इधर इस तरह के युग्मक यानी कैपिटल टी वाले से कैपिटल टी वाले युग्मक और स्मॉल टी वाले से स्मॉल टी युग्मक बने। तो इनकी जो F1 पीढ़ी या अगली पीढ़ी बनेगी तो सारे के सारे पौधे लंबे बनेंगे। तो यहाँ हम देखें टेस्ट क्रॉस क्या कर रहा है? अज्ञात आनुवांशिक लक्षण वाले जीव का अप्रभावी के साथ जब हम संकरण कराते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये जो अज्ञात आनुवांशिक, एक बार ये था अज्ञात आनुवांशिक और एक बार ये था, तो ये अज्ञात आनुवांशिक जो है वो शुद्ध लक्षण वाला है कि यानी समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी। देखिए अगर यहाँ पर ये विषम युग्मजी था अगर अज्ञात आनुवांशिक, तो अगली पीढ़ी में दो प्रकार के पौधे बने थे, और अगर ये जो अज्ञात आनुवांशिक है अगर वो समयुग्मजी होगा तो अगली पीढ़ी में एक ही प्रकार के लक्षण वाले पौधे बनेंगे। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस के द्वारा या परीक्षार्थ संकरण के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि अज्ञात आनुवांशिक वाला जो पौधा है वो समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी। तो इस तरह से हमने आपको टेस्ट क्रॉस बता दिया और बैक क्रॉस बता दिया। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बैक क्रॉस में हमेशा किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है। पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस में हमेशा क्या करते हैं, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हैं, पहले पेरेंट के साथ और फिर दूसरे पेरेंट के साथ। लेकिन टेस्ट क्रॉस में हमेशा अज्ञात आनुवांशिक का अप्रभावी जनक के साथ ही क्रॉस कराया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब हम आगे अगली परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों का और बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो क्या है ये जीनोटाइप और फिनोटाइप? यानी जीनोटाइप इसको हम बोलते हैं जीन प्रारूपी, और दूसरा होता है फिनोटाइप यानी समलक्षणी। जीनोटाइप क्या है? जब जीव का जीन का संगठन एक समान हो तो हम उसे जीनोटाइप कहते हैं। कब कहते हैं? जब जीन का संगठन एक समान हो
तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? जीन प्रारूपी या जीनोटाइप कहलाते हैं। ऐसे जीवों का जीन का संगठन समान होता है तथा लक्षण भी समान होंगे। अगर एक ही प्रकार के वातावरण में वो जीव विकसित हो रहे हैं तो उनके लक्षण भी समान होंगे, और अगर वातावरण बहुत ज़्यादा बदल जाता है तो थोड़ा बहुत लक्षणों में अंतर भी आ सकता है। अब है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो है वो जीव की आकार, आकृति, रचना को व्यक्त करता है। यानी हम बाहर से जीव को देखते हैं, अगर वो आकार में समान है, आकृति में समान है, रचना में समान है, तो उसको हम समलक्षणी या फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप जीव का जीन का संगठन अलग अलग भी हो सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप में हमने कब देखा? जब जीन का संगठन एक समान है, और जीन के संगठन समान होगा तो लक्षण भी समान होंगे। और कभी कभी अगर परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अलग अलग वातावरण में विकसित होते हैं तो फिर थोड़े बहुत लक्षणों में अंतर भी हो सकता है। और फिनोटाइप किसको कहा? जब जीव का आकार, आकृति और रचना को व्यक्त करता है। फिनोटाइप यानी जब जीव का आकार, आकृति और रचना समान हो तो वो एक दूसरे के समलक्षणी कहलाते हैं। और समलक्षणी का जीन का संगठन अलग अलग भी हो सकता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये देखिए, कैपिटल TT, ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? लंबे पौधे। अगर कोई पौधे के पास जीन की संरचना कैपिटल TT है तो वो लंबे होंगे। इसी तरह से अगर किसी पौधे के पास एक कैपिटल और एक स्मॉल कारक है तो भी पौधे लंबे होंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों पौधे एक दूसरे के समलक्षणी या फिनोटाइप हैं। यानी देखिए, कैपिटल TT होने पर भी पौधे लंबे हैं और एक कैपिटल, एक स्मॉल टी होने पर भी पौधे लंबे हैं। तो ये दोनों पौधे एक दूसरे के समलक्षणी हैं। यानी जब जीवों का आकार, आकृति और रचना समान हो तो उसे हम समलक्षणी कहते हैं। भले ही उस समय उनके जीन का संगठन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप हम किसे कहेंगे? जैसे कैपिटल TT वाले पौधे, सारे कैपिटल TT वाले पौधे जिनके जीन का संगठन समान हो तो वो जीनोटाइप या जीन प्रारूपी कहलाते हैं। तो ये जीन प्रारूपी, ये सारे पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे, और यानी इनके लक्षण भी समान हैं और जीन की संरचना भी समान है। तो इस तरह आज हमने आपको जितनी भी परिभाषाएं समझाई आपको समझ में आ गई होगी। एक हमने आपको समझाया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, यानी जब दो कारक बिल्कुल समान हो तो उनको हम होमोजाइगस कहते हैं, और जब दो कारक एक दूसरे से अलग अलग हों तो वो हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। हमने आपको बैक क्रॉस बताया। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ कराया जाता है। फिर हमने आपको टेस्ट क्रॉस बताया। टेस्ट क्रॉस में हमेशा F1 जनरेशन का क्रॉस अप्रभावी के साथ कराया जाता है। और उसके बाद आपने देखा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हैं। तो जीनोटाइप यानी जीन प्रारूपी, जिनके जीन की संरचना समान हो और लक्षण तो समान होंगे ही। अगर बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में वो विकसित नहीं हो रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति होती है तो थोड़े बहुत लक्षणों में अंतर हो सकता है। और समलक्षणी यानी फिनोटाइप या समलक्षणी वे जीव जिनकी जीन की संरचना भले अलग अलग हो पर लक्षण उनके एक समान होते हैं तो उसे हम फिनोटाइप या समलक्षणी कहते हैं।